मुझे सऊदी अरब में एक औरत ने ड्राइवर रख लिया था। वह जहाँ भी जाती, मैं उनकी गाड़ी लेकर जाता था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो रोजाना एक सुनसान इलाके में एक पुराने से घर में जाती और मुझे 3 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ता। एक दिन मैं हिम्मत करके उस औरत के पीछे उस घर में चला गया। जब अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। क्योंकि वहां तो मैं सऊदी में ही रहता था और यहीं काम करता था। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर गाड़ी अच्छी चला लेता था। इसीलिए मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी। मैं पिछले 7 सालों से एक ही घर में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। मेरी मालकिन बहुत अच्छी औरत थी। वो जहां भी जाती थी, मेरे साथ ही जाती थी। इतने सालों में एक बार भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह की औरत भी हो सकती थी। मैं हैरान रह गया था। मेरी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मुझे अभी भी ये लग रहा था कि जो भी मेरी आंखों ने देखा वो एक धोखा है। न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी को जानने के लिए 7 साल कोई कम नहीं होते। एक बार भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो औरत ऐसा घिनौना काम भी कर सकती है। मैंने कभी उसके सामने नजर नहीं उठाई थी। मैं उसकी दिल से बहुत इज्जत करता था। एक पल तो मेरा मन करा कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब मैं यहाँ आया तो किस हाल में था। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मेरे चाचा ने ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मेरे दूर के चाचा यहाँ पर पहले से रहते थे। उन्होंने मुझे काम दिलाने के लिए यहाँ बुलाया और फिर वो मेरे ही सारे पैसे लेकर भाग गए थे। अनजान जगह पर ना मैं किसी को जानता था और ना ही मेरे रुकने का कोई ठिकाना था। खाने के लिए तरस गया था मैं। उस मुसीबत के वक्त में मेरी मालकिन ने मुझे नौकरी दी थी और पिछले 7 साल से मैं इसी का काम कर रहा था। वो एक अरबी औरत थी और बहुत प्यार से बात करने वाली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी से ऐसे बात कर सकती है। मैंने सोचा कि मेरी मालकिन जो भी करे उससे मुझे क्या करना। मैं तो नौकरी करता हूँ यहाँ, अपनी मेहनत की सैलरी लेता हूँ। फिर मुझे क्या करना कि वो क्या करती है। अगर मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए और अपने सर पर छत, तो मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मुझे अपनी मालकिन के किसी काम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहले जैसी हालत में आ जाऊं, बेरोजगार हो जाऊं। वैसे भी मुझे कुछ और काम आता भी नहीं है। मेरे बच्चों की जरूरत कौन पूरी करेगा। मैं घर से कर्जा लेकर सऊदी आया था। इतने सालों में मैं आधे से ज्यादा कर्जा उतार चुका था और 2 कमरों का एक पक्का मकान भी मेरी पत्नी ने खरीद लिया था। मेरी मालकिन भी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, तो मुझे भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। जब मैं ऐसा सोचने लगा तो मेरे दिल से आवाज आई कि मैं ऐसा सोचकर अपनी ही नजरों में गिर चुका हूँ। क्योंकि मैं अपनी मालकिन को दिल से बुरा नहीं समझ रहा था। बस मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी और बच्चे नजर आ रहे थे, जो मेरी नौकरी छोड़ने पर गरीब हो जाते। मैंने पूरी रात बड़ी बेचैनी में गुजारी थी। ना ही मुझे नींद आई थी और ना ही मेरे दिल को चैन। मैं आंखें बंद करता तो मेरी आंखों के सामने मासूम सी 8 साल की बच्ची नजर आने लगती। उसकी चीख पुकार मेरे कानों में सुनाई देती। मेरा दिल तड़प रहा था। वो एक हैरान कर देने वाला मंजर था जो मैंने उस सुनसान से मकान में देखा था। इतने साल में मेरी मालकिन रोजाना वहां जाती थी और मुझे बाहर खड़ा कर देती थी। वो मुझसे कहती थी कि मैं 2-3 घंटे बाद वापस आऊंगी, खबरदार जो तुम मेरे पीछे आए तो। ये शब्द तो तब भी वह कहती थी जब शॉपिंग करने जाती थी। वो मुझे गाड़ी के पास खड़ा करके जाती और कहती मैं अभी शॉपिंग करके आती हूँ। लेकिन मुझे इसका एहसास होता कि इतना सारा सामान कैसे उठाएंगी। इसीलिए मैं उनके पीछे चला जाता था और उनके शॉपिंग बैग्स खुद उठाने लगता था, क्योंकि वो मेरी मालकिन थी। जब मैं उनके पास आया था तो 4 दिन का भूखा प्यासा था। रोटी की कद्र क्या होती है मैंने यहाँ आकर देखा था। मेरे चाचा तो मेरे सारे पैसे लेकर चले गए थे। मेरे पास उस वक्त जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 4 दिन के भूखा प्यासा सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। एक दिन सड़क पार करते हुए एक गाड़ी से टकराकर गिर गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं इस औरत के घर पर था, क्योंकि उसी की गाड़ी से टकराया था। वो मुझे अपने घर ले आई थी। मेरा सर पट्टियों से बंधा हुआ था। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं किसी क्वार्टर में था। मेरे पास मेरे जैसे ही 2 आदमी और खड़े थे। वो मैडम के चौकीदार थे। 2 दिन बाद मुझे होश आया था।
मेरा एक्सीडेंट बहुत खतरनाक नहीं हुआ था कि मैं 2 दिन तक बेहोश रहता, बल्कि मेरी बेहोशी की वजह मेरी भूख थी। मैं 4 दिन से भूखा था। जब मैंने आंखें खोली, वो 2 आदमी फोन पर उसी मैडम को बताने लगे कि मुझे होश आ गया है। वो औरत कुछ ही देर में मेरे सामने खड़ी थी, मुझसे मेरी हालत के बारे में पूछने लगी। वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। मैंने अपने चाचा के बारे में बताया और उसके सामने रोया, तो उसने मुझे फौरन नौकरी पर रख लिया। उस दिन के बाद से रोज मेरी मालकिन उस सुनसान जगह पे आती थी। जब उस घर के अंदर जाती तो 3 घंटे बाद ही वापस आती थी और बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ जाती। मैं रोज मैडम को वहां लेकर जाता था और वो हर बार मुझे मना करती थी कि मेरे पीछे मत आना। मेरे अंदर कभी कभी यह ख्याल आता कि आखिर इस सुनसान जगह पे ऐसा कौन रहता है जिसे ये रोज मिलने आती है, इतने घंटे उनके पास बैठती है। हो सकता है कि कोई गरीब लोग हैं जिनकी मदद करती हो। मेरे दिल में अपनी मालकिन के लिए बहुत इज्जत थी। मैं उसके लिए कोई गलत बात सोच ही नहीं सकता था। अपनी मैडम का मैं बहुत ख्याल रखता था। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैं उस घर में घुस गया। मैंने सोचा कि मैडम मुझे रोज क्यों मना करती हैं, क्यों रोकती हैं, क्या गलत है। मैं भी अंदर जाकर देखूं कि वो 7 सालों से रोज किससे मिलने आती हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी मैडम किसी की मदद ही कर रही होंगी, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वो कुछ और ही मंजर था। उस घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दाएं बाएं नजरों से देखा, मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। तो मैं गेट फांद कर अंदर कूद गया। बड़ी हिम्मत से मैं अंदर बढ़ा। ये घर बाहर से बहुत पुराना और टूटा फूटा सा लग रहा था, लेकिन अंदर से साफ सुथरा बना हुआ था। इससे पहले कि अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ता, सामने एक नौकर को देखकर मैं एकदम से पीछे हटकर दीवार के साथ लग गया। मुझे लगा कि उसकी नजर मुझ पर पड़ गई है, लेकिन मैं बाल बाल बच गया था। मुझे किसी ने नहीं देखा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ ऐसा क्या खजाना छुपा है जो कि पहरेदार लगे हैं। मेरे अंदर जाने से खुद को रोक दिया, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे जरूरत ही क्या है कि मैं ऐसा काम करूं। इससे पहले कि मैं गेट की तरफ वापस बढ़ता, एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। जहां मैं खड़ा हुआ था उस दीवार के ऊपर एक रोशनदान बना हुआ था। आवाज वहीं से आई थी। मैंने उस रोशनदान से अंदर की तरफ देखना चाहा, लेकिन वो बहुत ही ऊंचा था। मैंने आसपास देखा तो पास ही एक स्टूल रखा था, जिस पर एक फूलों का गुलदस्ता था। मैंने गुलदस्ता वहीं जमीन पर रख दिया और स्टूल ले लिया और उसके ऊपर चढ़ गया। मैं उस रोशनदान के अंदर झांकने लगा तो वहां अंदर कमरे में बहुत छोटी उम्र की बच्चियां थीं। लेकिन जिस बात को लेकर मैं हैरान था वह ये कि सामने ही मेरी मैडम खड़ी थी और उन्होंने एक बच्ची के बाल बहुत ही बेदर्दी से पकड़ के थे और वह उस बच्ची पर चिल्ला रही थी। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। अभी जो रूप मैं अपनी मैडम का देख रहा था वो बहुत डरावना था। वह बड़े गुस्से से उस मासूम बच्ची को देख रही थी और फिर बड़ी बेदर्दी से उसने बच्ची को पीछे धक्का दे दिया। वो बेचारी बड़े जोर से गिरी थी। वो रोते हुए मैडम के सामने माफी मांग रही थी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। फिर जो मेरे कानों ने सुना वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं जल्दी से नीचे उतर आया और तेज कदम उठाते हुए बाहर गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे उस वक्त बहुत बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसा सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मैडम का यह घिनौना रूप भी है। 3 घंटे बाद जब मैडम वापस आई तो वो बहुत ही खुश थी। किसी बात का कोई गुस्सा उनके चेहरे पर नहीं था, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने देखा था। लेकिन मुझे उनका राज मालूम हो चुका था। मैं बहुत डर गया था। पहली बार गाड़ी चलाते हुए 2 बार गाड़ी मुझसे टकराते हुए बची थी। मैडम मुझसे कहने लगी कि आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैं उनसे क्या कहता कि मैंने आज क्या देख लिया है। मैंने कहा कि पता नहीं, बस मुझे चक्कर आ रहा है। यह कहकर मैं बहुत मुश्किल से घर तक पहुंच पाया था। वो मुझसे कहने लगी कि तुम जाकर क्वार्टर में आराम करो। मैं सीधा क्वार्टर में चला गया। लेकिन आज मुझसे ना खाना खाया गया और ना ही रात भर मुझे नींद आई। अगले दिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मुझे उसकी उम्मीद भी नहीं थी। मुझे मैडम ने बुलाया और कहने लगी कि यहाँ बैठ जाओ। मैं जमीन पर बैठ गया और सामने ही टीवी लगी हुई थी, जिसे मैडम ने ऑन किया और मुझे सामने देखने का इशारा किया। सामने टीवी पर खुद को देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सारी वीडियोस टीवी पर चल रही थी।
मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मैं नजर उठाने के लायक नहीं रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां कैमरे लगे होंगे जो मेरी हर हरकत को नोट कर लेंगे। मेरी मैडम ने उसके बाद टीवी बंद कर दी। वो मुझसे कहने लगी कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे पीछे मत आना, तो फिर मेरे पीछे क्यों आए। मैं उनके सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुकाकर बैठा हुआ था। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहने लगी कि मैं किसी को भी माफ नहीं करती। अब तुम मेरा राज जान चुके हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत बेचैनी होने लगी कि आखिर उनका प्लान क्या है। वो मुझसे कहने लगी कि तब तुम अनजान थे, इसीलिए मैंने कभी तुमसे वो काम नहीं करवाया जो मैं अपने दूसरे नौकरों से करवाती थी। लेकिन अब तुम मेरे इशारों पर चलोगे, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। ये सुनकर तो मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैं उनके सामने अपने हाथ जोड़ने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। यह जुल्म है और मैं ये जुल्म कभी नहीं करूंगा। मेरे मना करने की देरी थी कि मेरी मैडम ने अपने दूसरे गार्ड्स को बुलाया और उन्हें इशारा किया। वो मुझे एक कैदखाने में ले गए। उन्होंने मुझे वहां ले जाकर बहुत मारा और फिर वहीं बंद करके चले गए। जो काम ये लोग मुझसे करवाना चाहते थे वो मैं किसी कीमत पर नहीं कर सकता था। मेरी नाक और मुंह से खून निकल रहा था। मुझे उन दोनों गार्ड्स ने बहुत मारा था। 2 दिन तक मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। बस वो लोग जब देखो तब मुझे मारते रहते थे। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। जब मैडम मेरे पास आई, मेरे बालों को पकड़कर बड़ी बेरहमी से जोर से खींचा। मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। मैं पानी के लिए तड़प रहा था। वो मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि जब तक तुम मेरा काम करने पर राजी नहीं हो जाते, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा और ना ही कुछ खाने को मिलेगा। मैं उस वक्त प्यास की वजह से इतना बेहाल हो गया था कि शायद मर ही जाता। ये मेरी बेबसी की आखिरी रात थी। मैंने हामी भर ली। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा, बस मुझे पानी दे दो। इंसान की जिंदगी बहुत कीमती होती है। तड़प तड़प कर मरना बहुत मुश्किल होता है। मैंने 3 दिन उस कैद खाने में बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। मेरे हामी भरते वक्त अपने गार्ड से कहने लगी कि उसे पानी पिलाओ और खूब पेट भर के खाना खिलाओ। कुछ ही देर में मेरे सामने पानी का जग और चावल की एक प्लेट रख दी। मैं बेजान सा लेटा हुआ था, लेकिन खाने की खुशबू ने ना जाने कहां से मेरे अंदर इतनी ताकत ला दी कि मैं उठकर बैठ गया। मैंने कांपते हाथों से पानी का जग पकड़ा और मुंह को लगाया। मेरी हालत इस तरह खराब हो चुकी थी कि पानी का पहला घूंट बड़ी ही मुश्किल से मेरे गले में उतरा। जमीन पर लेटने की वजह से मेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई थी और बहुत ही जख्मी भी थे। लेकिन मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी कि मैं अपने गंदे हाथों से ही खाना खाने लगा। रात का खाना खाकर मैं बड़ी गहरी नींद में सोया। सुबह मुझे उस कैदखाने से निकाला गया। मैंने नहा धोकर कपड़े बदल लिए। मेरा शरीर अब भी दर्द से चूर था। मैं किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह मैडम के सामने सर झुकाए खड़ा था। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाते तो कैद खाने में नहीं जाना पड़ता। अब जाओ और वही काम करो जो दोनों मेरे नौकर बताएंगे। मैं वहां से बाहर निकल गया। इस बार गाड़ी मैडम का कोई दूसरा ड्राइवर चला रहा था। मुझे सुनसान जगह के उसी घर में ले गया। मुझे अंदर जाने को कहा गया। मैं गाड़ी से उतरकर उस घर में दाखिल हुआ। वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे उस कमरे में भेज दिया जहां मैं बच्चियों की कैद की गई थी। जब वहां पहुंचा तो बच्ची मुझे देखकर डर गई। उनकी आंखों में अपने लिए डर देखकर मैं समझ गया था कि उनके साथ किस किस्म का जुल्म हो रहा था। लेकिन मैं कौन सा उनका दोस्त बनकर आया था। मुझे भी उन पर बेरहम बनने का हुक्म दिया गया था। मुझे वहां से एक बच्ची को लेकर आना था। मैं सबके चेहरे को देखने लगा। किस लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म करूं। सब बच्चे बहुत मासूम थे। मेरा दिल तड़प रहा था। इंडिया में मेरी बच्ची भी इन बच्चियों की उम्र की ही थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस बच्ची को लेकर जाऊं। ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं जालिम नहीं था, हाँ लाचार और मजबूर था। मेरा पासपोर्ट और सारे कागजात उस औरत के पास थे और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो मैं मारा जाता। मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। कुछ कमरे छोड़कर एक कमरा मौजूद था। लड़की को वहां लेकर आया। वो बेचारी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। कह रही थी कि अंकल मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो,
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक पल के लिए मेरे हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई थी, लेकिन मैं भी मजबूर था। इस बच्ची की शिकायत सुनकर तो मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। वो बिल्कुल मासूम, न जाने क्यों यहाँ लाई गई थी और यहाँ कैसे पहुंची थी। क्या कुछ उस बेचारी पर गुजर चुका था। मैं जब उस दूसरे कमरे में आया तो मैंने देखा वहां डॉक्टर्स मौजूद थे। उस कमरे को ऑपरेशन थिएटर बनाया गया था। वहां डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। वो लोग बच्चियों के अंग निकालकर उन्हें महंगे दामों में बेचा करते थे, जिसकी वजह से ये बच्चे मर जाते थे। उस दिन भी रोशनदान से मैंने यही सुना था। यह एक बहुत बड़ा पाप था जो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे इस काम के लिए मजबूर किया गया था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं उस बच्ची को बेड पर लिटा दूं। मैंने उनके कहने पर बच्ची को बेड पर लिटा दिया। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। डॉक्टर ने उस बच्ची को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और कुछ ही देर बाद वो बच्ची बेहोश हो गई। मुझे उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया। मैं बेजान कदमों से बाहर आ गया। मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी नजर आने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या पैसा ही सब कुछ है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी अपना ईमान बेचने को तैयार हैं? वहां पर बड़े बड़े सर्जन मौजूद थे, जो दिन में तो लोगों का इलाज करते, उनकी जिंदगी देते, और रात को चंद पैसों की खातिर मासूम बच्चों के अंगों का व्यापार करते थे। मैं भी अब इस पाप का हिस्सा बनने जा रहा था। मेरे बच्चे आज के बाद जो भी खाएंगे, वो मासूम बच्चियों के बिके हुए शरीर के अंगों के पैसों की रोटी होगी। मैं वहां से वापस आ गया, लेकिन मेरे दिल पर एक बहुत भारी बोझ था। मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। मेरी आंखों के सामने उसी बच्ची का चेहरा घूम रहा था। शायद अब तक तो वो मर भी चुकी होगी। मैं अगली सुबह वहीं पास के एक मंदिर पहुंचा। भगवान के सामने खड़े होकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं फूट फूट कर रोने लगा कि हे भगवान, मुझे आप कोई रास्ता दिखा दो। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? बहुत देर तक रोने के बाद मेरा मन जब कुछ हल्का हुआ तो मैं थोड़ा शांत हुआ, और फिर मैंने अपने मन में एक फैसला कर लिया। मैंने अपने आंसू पोंछे और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर मैंने पुलिस को सारी बात बता दी। अब मुझे अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। मैं पुलिस को उस जगह लेकर आ गया। पुलिस वालों ने चारों तरफ से उस घर को घेर लिया था। फिर अंदर जाकर उन लोगों पर हमला कर दिया। वहां के सारे डॉक्टर्स पकड़े जा चुके थे। उनकी पूरी टीम पुलिस की गिरफ्त में थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम ने मेरी मालकिन के घर पर भी हमला कर दिया था और वो भी पकड़ी गई थी। बहुत सी बच्चियों को वहां से बचाकर लाया गया था और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत सुकून मिला था। हालांकि मेरी नौकरी छूट गई थी, लेकिन मुझे अपने भगवान पर भरोसा था कि वो मेरे लिए कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, क्योंकि धन दौलत देना तो भगवान के हाथ में है और भगवान कभी इंसान को भूखा नहीं सुलाता। मुझे पुलिस वालों ने उस गिरोह को पकड़ने का इनाम दिया। वो लोग बहुत दिनों से उस गिरोह की तलाश में थे। शायद इंसान ये समझ बैठता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते। इंसान ये नहीं सोचता है कि उसके किए की सजा एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगी। मुझे अब अपने परिवार की बहुत याद आ रही है और मेरा मन उनसे मिलने को कर रहा है। मैं जल्दी ही अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मुझे अब वापस इंडिया जाकर कोई काम करना चाहिए और अपना बाकी का कर्ज चुकाना चाहिए, या फिर यहीं रहकर ही काम की तलाश करनी चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।